रुक जाओ, वो रेस्टोरेंट हम गरीबों के लिए नहीं है अभी, वहाँ सिर्फ अमीर लोग जाते हैं। एक बार मेरे कपड़े तो देखो, रोड पर कटोरा पकड़कर भीख मांगने वाली भिखारन लग रही हूँ। और जरा उस रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले अमीरों को देखो, उनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं अनन्या, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन अभी वो इस शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है, हमारी औकात वहाँ पानी पीने की भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैंने आज के दिन के लिए पहले से ही सेविंग्स करके रखी है। आज तुम्हारा बर्थडे है अनन्या। तुमने दिन रात ऑर्डर्स डिलीवर करके ये पैसे जोड़े हैं अभी, मैं तुम्हें एक दिन में ये सारे पैसे नहीं उड़ाने दूंगी। अनन्या प्लीज, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर अभिनव उस महंगे रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अनन्या अभिनव को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी और जल्दी जल्दी में एक अमीर आदमी से टकरा गई और उस अमीर आदमी के महंगे सूट पर वाइन गिर गई। आई एम सॉरी सर। अंधी हो क्या? इस गवार को अंदर किसने आने दिया? इस सूट की कीमत भी पता है तुझे? 20 लाख का सूट है ये। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं इस वक्त यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? जब तक तुम मुझे 20 लाख रुपए नहीं दे देती, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इसी वक्त मेरे सूट की कीमत चुकाओ, वरना क्या? अचानक ही अभिनव अनन्या के पास वापस आया। उस अमीर आदमी ने अभिनव को गौर से देखते हुए कहा, वाह, एक और सड़क छाप गवार। इस रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड वाकई बहुत गिर चुका है। इसी वक्त मेरी पत्नी से माफी मांगो। मैं माफी मांगू? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। अनन्या उस अमीर आदमी और अभिनव के बीच हो रहे झगड़े को देखकर बहुत घबरा गई। अभी इससे माफी मांग लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। इस अमीर आदमी को मैंने टीवी पर देखा है, ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज का। मेरी पत्नी से माफी मांगो, वरना आज के दिन के लिए तुम जिंदगी भर पछताओगे। अभिनव की बात सुनकर वो अमीर आदमी गुस्से से तिलमिला उठा। पूरा रेस्टोरेंट उसे देख रहा था। मैं इस शहर का सबसे बड़ा हीरा व्यापारी हूँ। अमीर से अमीर लोग, मंत्री संतरी सब मेरे पॉकेट में रहते हैं। मैं चाहूँ तो चुटकी बजाते ही तुम्हारा नामो निशान गायब कर सकता हूँ। और अगर चुटकी बजाते ही मैंने तुम्हारे पूरे बिजनेस का नामो निशान ही गायब कर दिया तो? जब तक वो आदमी अभिनव की बात समझ पाता, अभिनव ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज भेजा। अगले ही पल उस अमीर आदमी को एक कॉल आया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, हम बर्बाद हो गए, हमारी कंपनी के शेयर्स गिर गए और हमें करोड़ों का नुकसान हो गया। What? ये कैसे हो सकता है पापा? कोई हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज किया है? अगर किया है तो इसी वक्त माफी मांग लो, नहीं तो कल तक हम सड़क पर आ जाएंगे। वो अमीर आदमी अभिनव की तरफ मुड़ा और बोला, तुमने कैसे किया ये सब? तुम आखिर हो कौन? अभिनव, मेरी बात सुन बेटा, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँ। जिद मत कर अभिनव। बेटा देख, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, अब जो भी करना है तुम्हें करना है, सब कुछ तुम्हें संभालना है। और मेरी बात सुन, एक बार यहाँ से जाए उसके बाद दोबारा मुड़ के मत देखना। रन टाइगर, रन टाइगर रन। और अपनी बंदूक लेकर उन लोगों का सामना करने के लिए गली से बाहर निकल गए। संजय जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो राणा ने संजय पर बंदूक तान ली। इस कमीने का चेहरा मत भूलना। अभिनव चिल्लाया और अचानक से उसकी नींद खुल गई। पसीने में तरबतर अभिनव अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। 18 साल, पिछले 18 सालों से ये सपना इसी तरह से अभिनव को परेशान कर रहा था। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। जब भी वो वैभवी को देखता तो अपने सारे दुख भूल जाता था। और आज तो वैभवी का जन्मदिन था। अंकल, ये केक कितने का है? 600 का है। और ये पेस्ट्री? वो 60 का है। एक दे दीजिए। असल में अभिनव और वैभवी ने ये तय किया था कि वो पैसे जोड़कर अपने लिए किराए का एक बड़ा घर लेंगे, इसलिए वो पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते थे। वैभवी, ये सब क्या है? ये कौन है वैभवी? देख नहीं रही है, डिलीवरी बॉय है। बेब, हैप्पी बर्थडे बेब। थैंक यू। मेरी वैभवी को छूने की तेरी हिम्मत कैसे? Stop it. दोस्तों,
तुम लोगों को मेरे ऊपर डाउट था ना, मेरे स्टैंडर्ड्स पर डाउट था। अब बताती हूँ मेरे स्टैंडर्ड्स क्या है। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। और नहीं तो क्या, बेचारी कब तक तुझ जैसे गरीब के साथ ऐसी आधी पेस्ट्री खाती रहेगी। ये तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। और अभिनव वहाँ से निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। ये तुमने अच्छा नहीं किया वैभवी, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तब इधर सनी सिंह अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा था। सनी सिंह की बहन अनन्या उसके गले का कांटा बन गई थी। सनी अपने दादा हरदेवपाल सिंह की नजर में आने के लिए और अनन्या को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता था, और आज वो अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए। जल्दी करो, गाड़ी में डालो इसे। सुबह होने से पहले अगर हमने इसको अनन्या के कमरे में नहीं डाला तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्विक सही कपड़े उतारो और बेड पे लिटाओ उसका। सुबह जब अभिनव ने करवट बदली तो उसका हाथ एक नरम हाथ से टकरा गया। अभिनव की नींद टूटी और उसने देखा कि वो एक अनजान लड़की के बगल में लेटा हुआ था। कौन हो तुम? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? छी 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 छी, शेम ऑन यू बहना। मुझे तो तुम्हारे कैरेक्टर पर हमेशा से डाउट था। अनन्या और सनी के दादा हरदेवपाल सिंह कमरे में पहुंच चुके थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादाजी, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छे से नियम पता थे, फिर भी तुमने सारे नियम तोड़ दिए। क्या? उन दोनों के बीच में लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। दादाजी, कुछ नहीं किया ना तुम दोनों ने, तो क्या ये था? ताकि शाम को अकरम की पार्टी में आने के लिए ठीक ठाक से तैयार हो जाए। और याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में ये तुम्हारे साथ जरूर नजर आना चाहिए। वहाँ जाकर अभिनव शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार होने लगा। उससे हरदेव और उसके आदमियों का डर नहीं था। वो जानता था कि अनन्या पहले से काफी मुश्किल में थी और वो अपनी वजह से उसकी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता था। अभिनव का अंदाजा सही था। अनन्या का घर काफी बड़ा था। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। जितना अभिनव महीने का कमाता था उतने की अनन्या ने सैंडल्स पहनी हुई थी। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर आए तो इतने में उसकी नजर देवेन से टकरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहा साले? अनन्या, पागल हो गई हो तुम? इस सड़क चाप में ऐसा क्या देख लिया किससे शादी कर ली? इतने में उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर अकरम वहाँ पहुँच चुका था। क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? एक्चुअली ये मेरे पति है। तुम इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। थैंक यू अकरम सर। और अनन्या, तुम भी इससे दूर रहो, साला गरीब कहीं का। रुको। अकरम भागते हुए अभिनव के पास गया और उसकी अंगूठी को देखने लगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। अच्छा, चलो। अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, इतने सालों तक तुम थे कहाँ थे तुम? पापा के जाने के बाद मैं एक अनाथ आश्रम में पला पड़ा। कई सालों के बाद वहां से निकला, काम करने लगा ताकि पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सकूं। लेकिन इस दौरान आप लोगों ने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? टाइगर, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद माफिया वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई थी। हम उसे भी संभाल रहे थे और तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हारा चेहरा भी बदल रहा था, इसलिए
तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिलहाल अब तुम मिल गए हो। अब तुम्हें देखकर मोंटी और बाकी सब लोग बहुत खुश होंगे। चीयर्स। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राणा का राज अकरम और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला। ये लो, इसे रख लो। जब तक तुम टाइगर की पोजीशन नहीं पा लेते तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक बात और, तुम्हारी असली पहचान के बारे में फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। इसलिए अभी तक जैसे जीते आए थे वैसे ही जीते रहना, समझे? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। अभिनव और अकरम की बातचीत के अनुसार अकरम ने उसे बलराज से मिलने को कहा था, वो भी एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में। लेकिन जैसे ही अभिनव अंदर गया, उसके फटे पुराने कपड़ों की वजह से सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। अंदर का जा रहा है? अंदर ही जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अंदर जाना है तुझे? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अंदर जाने दूंगा? क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? अभिनव 2 कदम पीछे हटा और उसने फोन निकालकर अकरम को फोन मिला दिया। हाँ टाइगर, कहाँ पहुँचे? मैं ये होटल की एंट्री पे हूँ अकरम। हमारा टेबल नंबर क्या है? टेबल नंबर? अरे मैं इस होटल का मालिक हूँ, मुझे टेबल बुक करने की जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ, आराम से बैठो, बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ पे कोई ये सिक्योरिटी वाला खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे जैसे इंसानों को अंदर नहीं जाने देता है। कौन है ये कथा? तुम एक काम करो, बस 10 मिनट में मैं पहुँचने वाला, तुम वेट करो, ठीक है? और ये इस ऑफिसर की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक, नहीं कोई बात नहीं। क्यों, बहुत हीरो बन रहा था ना? मैंने कहा था मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। अगर प्रधानमंत्री को भी कॉल करेगा ना तब भी नहीं, समझा? चल निकल यहाँ से। अरे वो देखो, तुम्हारा निठल्ला एक्स। आजा मजे लेते इसके। इससे मैंने अपना बॉयफ्रेंड कभी माना ही नहीं। वैसे भी मैं अपने से छोटे लोगों से बात नहीं करती, मुंह नहीं लगती उन्हें बॉयफ्रेंड क्या बनाऊं। तुम छोटे आदमी के मुंह नहीं लगती होगी, लेकिन ये छोटा आदमी तुम्हें एक सलाह देना चाहता है। इंसान की पहचान उसकी जुबान से होती है, जुबान संभाल के बात करो, वरना किसी दिन यही जुबान तुम्हारी जान ले लेगी। वाह, क्या बात कही है। ताली बजाओ। वेरी नाइस। तो फिर तुमसे तुम्हारे पैर क्यों नहीं संभाले गए? यहाँ कैसे चले आए? तभी वहाँ एक काले रंग की चमचमाती हुई महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सभी पलटकर गाड़ी को देख रहे थे। अकरम गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ एक और आदमी था। वो देखने में लंबा चौड़ा और मजबूत था। वो और कोई नहीं बल्कि बलराज था। सॉरी सर, लेकिन इस आदमी ने मुझे और कस्टमरों को काफी परेशान किया हुआ है। मैं इस चोर को अंदर जाने से रोक रहा हूँ तो ये यहाँ पे तमाशा कर रहा है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोर कहने की? तुम होते कौन हो इसे अंदर जाने से रोकने वाले? ये होटल तुम्हारे बाप ने खोल रखा है क्या? ये मेरा मेहमान है और तू आज के बाद इस होटल के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। गेट लॉस्ट। सॉरी सर। कुछ देर के बाद वो होटल के एक आलीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि वो अंदर जाते, होटल का मैनेजर उनके पास आया और बोला, गुड इवनिंग सर, वेलकम सर, कैन आई गेट समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू? एक काम करो, जो भी लीकर अवेलेबल है उसकी लिस्ट भिजवा दो। श्योर सर, बट सर इफ यू डोंट माइंड, अपने होटल में जितनी भी लिकर्स अवेलेबल है मुझे सबके नाम याद है। वी हैव टकीला विच इज ऑफ 5 लाख रुपीज, वोडका 8 लाख रुपीज, बिस्किट 10 लाख रुपीज एंड वी हैव जिन जो कि 12 लाख रुपए की है। सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? ग्रेट। क्या है कि आज मेरे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं, तो इसलिए जो सबसे महंगी है वो भिजवा दो और बाकी सब चीजें भी। श्योर सर, आई विल गेट द बेस्ट लिकर फॉर ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अकरम, होटल तेरा, शराब तेरी, फिर भी तुम्हारा ये मैनेजर तुझे तेरी शराब की रेट क्यों बता रहा था, जबकि तू कोई भी चूज कर सकता है? वो इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि मैं दिन देखकर शराब मंगवाता हूँ और आज का दिन मेरे लिए, इनफैक्ट हम सबकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए मैंने हम तीनों के लिए महंगी शराब मंगवाई। सो लेट्स एंजॉय। अच्छा। आओ। तो यही है टाइगर? हाँ। हमारा ये टाइगर गूंगा है क्या?
हाँ? हो गए तुम बॉस, लेकिन ये मत भूलना तुम किसके सामने बैठे हो। टाइगर हूं मैं। टाइगर ना ही चुप रहता है, ना ही धीरे बोलता है। टाइगर सीधा धारता है। सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा प्यारे, पर मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो कि तुम टाइगर हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज देना चाहता हूं। लेट्स फाइट, लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो हम मान लेंगे कि तुम टाइगर हो। कब करनी है लड़ाई? चलो फाइट शुरू करते हैं। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन्न रह गया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुक करके उसके पैर पर लात मार दी। अकरम, मैं जानता हूं तुम बहुत खुश हो गया आज। मैच के बाद अकरम ने अभिनव को सबसे महंगी वाइन गिफ्ट की और उसे घर छोड़ने के लिए एक कैब भी अरेंज कर दी। कुछ देर के बाद गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुंच गया। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। अरे वाह, बहुत एक्सपेंसिव है यार। क्या खुशबू है, देख। क्या तुम भी? मुझे तो लगता है ये बॉटल्स कहीं से चोरी करके लाया होगा। ये सब क्यों लाए हो यहाँ पे? हमारे बेटे के साथ जबरदस्ती करने के बाद हमें रिश्वत देना चाहते हो तुम? वो भी चोरी की हुई शराब? सॉरी, लेकिन ना ही मैंने किसी के साथ जबरदस्ती की और ना ही कोई चोरी की है। अच्छा, तो फिर मेरे बेटे के साथ तुम्हारा भूत सोया हुआ था? तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम मेरे बेटे की जायदाद हड़प कर सको? शर्मिला, बैठ। अभिनव, बैठ जाओ। शर्मिला अभी भी गुस्से में उसे देख रही थी। अभिनव बैठा। तो अभिनव, तुम क्या करते हो? मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता था और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके ये शब्द किसी बॉम्ब की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, अभिनव, तुम्हें जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, और वो भी अच्छी वाली। तभी तुम मेरी बेटी के साथ लीगली शादी कर सकते हो। चलो, अब तुम जा सकते हो। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखा कितना ढीठ है ये? ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो इसका। जेब में 10 रुपए नहीं है और चल ऐसे रहा है जैसे जंगल का टाइगर हो। राजू, तुम्हें लगता है इस जैसे लीडर को कोई नौकरी पे रखेगा? रखेगा नहीं, रखेंगे। मेरे लिए काम की कमी नहीं है। सुना तुमने? राजीव भी अभिनव की बात सुन हैरान हो गया। इतने में अभिनव शर्मिला के पास आया और बोला, अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई तो क्या आप मुझे ये साबित करने का मौका देंगी कि मैं अनन्या से शादी करने के लायक हूँ? बड़ा कॉन्फिडेंस है। अरे भाड़ में जाए ऐसा कॉन्फिडेंस। और तुम, नौकरी का मतलब ये नहीं है कि कल के तुम किसी पार्किंग लॉट में जाके बैठो और लोगों की गाड़ियों की रसीद पढ़ो। मेरा मतलब है नौकरी जैसी नौकरी, असली नौकरी, सही वाली नौकरी। और अगर कल तक तुम्हें ऐसी नौकरी मिल जाती है ना, तो तुमने जो कुछ भी अभी कहा उसके बारे में एक बार सोच सकती हो। शर्मिला से बिना कुछ कहे अभिनव सीधा अनिका के कमरे में चला गया। क्या है? रात बहुत हो गई, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या, तुमने मुझे अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो तुम ही जगह दो सोने की। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हें अपने कमरे में आने दूंगी? तो मैं और कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता, जो करना करो, बट पैरेट वरना मैं तोड़ दूंगी। अभिनव पहले तो नहीं डरा, पर जब दरवाजा उसके पैर को छूने ही वाला था कि उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह ना मालिकों के कमरों में नहीं, घरों के स्टोर रूम्स में होती है। ये सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था।
उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? कहाँ सोने वाला था अभिनव? और क्या उसे इस घर में कभी इज्जत मिल पाएगी? और क्या होगा जब अनन्या के घर वालों को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चलेगा?